तो लास्ट देखा हमने ये स्टेटमेंट, सिद्धे रसे करिष्यामि निर्धारितम जगदम, तो नागार्जुन का है। फिर त्रिगंधक और सुरभित्रय गंधक हरताल मना शिला, और शिला तो में गंधक हरताल और जल है। आगे कुछ बुक्स के नेम लिखे हुए हैं कि सोश्रुत निघंटु किसने लिखी है, तो हेमराज ने लिखी है। याद रखोगे, सीधे क्वेश्चन है आपकी गाइड में आए हुए टाइम टू टाइम। सोश्रुत निघंटु हेमराज, और हृदय दीपक निघंटु बोपदेव। ठीक है, हृदय दीपक निघंटु बोपदेव, बोपदेव काफी जरूरी है। इनका जो एक और सवाल पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है कि शारंगधर के ऊपर पहली टीका किसने लिखी थी, तो बोपदेव ने लिखी थी। तो शारंगधर का टाइम जो 13वीं सदी का पूर्वार्ध है, चाहो तो लिख सकते हो। शारंगधर 13th सेंचुरी पूर्वार्ध, और इनका टाइम है 13th सेंचुरी उत्तरार्ध। तो पहली टीका शारंगधर पे इन्हीं की है, बोपदेव की। और यहाँ देख पा रहे हो हृदय दीपक निघंटु। इस बात पे भी सवाल है कि शारंगधर का टाइम क्या है, या बोपदेव का, शायद किसी एक का पूछा गया था। उत्तरार्ध या पूर्वार्ध, यही फंसाया था। नेक्स्ट देखिए, सर्व दर्शन संग्रह। सर एक बार फिर बताना क्या बोला आप सर? बेटा बोपदेव का टाइम जो है वो है 13th सेंचुरी का उत्तरार्ध। ठीक है, और शारंगधर का टाइम है 13th का पूर्वार्ध। और 13th का स्टार्टिंग का जो टाइम है वो उनका है 13th का पूर्वार्ध। तो उन पर टीका लिखी है शारंगधर के ऊपर बोपदेव ने। ठीक है, देव देव। देखेंगे आगे। एक बुक है सर्व दर्शन संग्रह। इसमें एक श्लोक आता है, ये श्लोक यहाँ लिखा हुआ है, आप बस आइडेंटिफाई कर लो थोड़ा सा। तो दिव्य तनुर्विद्या हर गौरी सृष्टि संयोगात, ऐसा करके। तो इस श्लोक का पूछते हैं इसका मतलब क्या है, या फिर ऐसा कि ये श्लोक कहाँ पर आया है। तो श्लोक का मतलब है कि जीवन मुक्ति की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि पारद गंधक अथवा पारद अभ्रक सेवन से शरीर को दिव्य बना ले। मतलब जीवन मुक्ति चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, पारद गंधक या पारद अभ्रक, इनका सेवन करके शरीर को दिव्य बना ले। तो याद रखोगे, यहाँ शॉर्ट में लिखा है श्लोक, पूरा श्लोक नहीं है। ठीक है, तो आपको पहचानना है ये है श्लोक और ये है इसका मतलब, दिव्य तनु सिद्धि वाला। चरक संहिता में पारद शब्द कहीं भी नहीं आया, आपने ध्यान किया होगा। अच्छा, आप लोगों ने चिकित्सा नहीं पढ़ा अभी, तो चिकित्सा में मिलेगा आपको रस, रसोत्तम, ये शब्द मिलेंगे। ठीक है, पारद नहीं मिलेगा कहीं भी। तो हम उस रस से या रसोत्तम से पारद समझते हैं। ठीक, तो चरक में पारद शब्द नहीं आया। चरक चिकित्सा 7, 23, 25 कह रहे हैं, वहां रस रसोत्तम शब्द मिलता है, जो संभवतः पारद के लिए आया है। सुश्रुत संहिता में मिश्रक अध्याय में एक जगह पारद का उल्लेख है, और जहां पारद का बाह्य प्रयोग बताया है, एक्सटर्नल। नहीं पता आपको तो ये बात भी जान लो कि देखो चरक सुश्रुत जो है ना, इनको धातुओं की भस्म बनानी नहीं आते थे। ये क्या करते थे, धातुओं का फाइन पाउडर यूज करते थे। रज शब्द है मेनली उसके लिए, रज यानी धूल जैसा बना लिया, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया। तो वो यूज करते थे, इनको भस्म बनानी नहीं आते थे। भस्म जो पहली बार बनानी सीखी वाग्भट ने सीखी। और धातुओं को अगर इंटरनली देना है तो बेस्ट तो वही है कि बिना मारण के, बिना भस्म बनाए उनको नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मान लो कि पारद का भी यूज ये भस्म के रूप में नहीं कर पाए इंटरनली, तो सिर्फ एक्सटर्नल यूज किया सुश्रुत ने। अगर वाग्भट की बात करें, संग्रह और हृदय, तो कह रहे हैं बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रयोग किए, और पारद शब्द भी आया वहां, और प्रयोग भी दोनों बताए हैं। पूछा जाए सबसे प्राचीन धातु कौन सी है, तो ताम्र। तो ताम्र प्राचीनतम धातु है, और यशद को कहा गया काल निर्णायक धातु। यशद काल निर्णायक धातु। ठीक है, अयस्कृति, ये शब्द जो आया चरक संहिता में आया है। क्या होता है कि जैसे लोह है मान लो, तो उसके टुकड़े हैं, उनको गर्म करते हैं, फिर बुझाते हैं कुछ द्रव्यों के अंदर, है ना, फिर इसका भी भस्म की तरह जैसे फाइन पाउडर बना लिया। तो वो है अयस्कृति। तो फिलहाल तो आप याद रखोगे कि अयस्कृति शब्द पहली बार चरक में आया है, और इसका विस्तार से उल्लेख जो किया वो सुश्रुत ने किया। इन चीजों पे ध्यान देना कि शब्द कहाँ है, विस्तार से उल्लेख कहाँ है, और अयस्कृति में संधान, यानी इसमें कुछ प्रोसेसिंग भी करा दी, तो सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने। तो अयस्कृति शब्द इन चरक, विस्तृत उल्लेख सुश्रुत, संधान सुश्रुत, देन वाग्भट। नेक्स्ट देख रहे हो स्थाली पाक। तो 3 तरह के पाक पढ़ने को मिलेंगे हमको यहाँ रस शास्त्र के अंदर। ठीक है, पाक से हम भस्मी बनाते हैं, वही मारण जो करते हैं हम लोग, वो यही प्रोसेस होती है।
तो तीन तरह के पाक मिलेंगे, स्थाली पाक, भानु पाक और पुट पाक। तो स्थाली पाक प्रथम वर्णन सुश्रुत ने किया, कह रहे हैं शब्द चरक में भी आया है। तो याद रखोगे, स्थाली पाक शब्द ऑल्सो इन चरक, लेकिन प्रथम वर्णन बाय सुश्रुत, वर्णन जो किया यानी विस्तार से जो बताया। संग्रह की बात करें, उन्होंने पहली बार भानु पाक या आदित्य पाक का उल्लेख किया, वाग्भट ने। तो भानु पाक या आदित्य पाक, भानु सूर्य का नाम होता है तो वही आदित्य। तो संग्रह त्रिविध लोह पाक, रसेंद्र सार संग्रह, और यही लिख सकते हो चक्रपाणी। ठीक है, रसेंद्र सार संग्रह और चक्रपाणी दोनों ने बताया। त्रिविध लोह पाक कौन कौन से होते हैं? स्थाली पाक, भानु पाक, उट पाक। नेक्स्ट देख रहे हो फेनाश्म, इसका प्रथम उल्लेख सुश्रुत संहिता में मिलता है। सुश्रुत कल्प दो, रेफरेंस भी याद रख लेना क्योंकि कई बार पूछा गया पहले। फेनाश्म क्या है? गोरी पाषाण। ठीक है, AS2O3। आपने आर्सेनिक के दो पीछे कंपाउंड देखे थे, एक मनाशिला, एक हरताल, और तीसरा ये होता है फेनाश्म। AS2O3 गोरी पाषाण भी कहते हैं इसको। तो जरूरी है। ठीक है, ये जो रसशास्त्र है पूरा, ये तो बहुत बाद में डेवलप हुआ है। ठीक है, उसके पहले आप देखोगे ज्यादातर चीजें जो वहां लिखे हुए हैं, नाम वगैरह, कम से कम नाम धातुओं के आ ही चुके हैं कहीं ना कहीं, संहिताओं में, नहीं तो निघंटुओं में। वहां पे प्रोसेस जो है कुछ, जैसे कि मान लो परपटी बनाई हो, या फिर मूर्छनाएं हो, सगंध निर्गंध मूर्छना, या पारद के शोधन की विधियां, वो सब चीजें जो है वो रसशास्त्र में आई है, लेकिन नाम हर चीज का पहले कहीं ना कहीं आ चुका है हमारी संहिताओं में या निघंटुओं में। क्लियर है? तो इसी तरह फेनाश्म, तो गोरी पाषाण या AS2O3, तो सुश्रुत कल्प दो में इसका पहली बार उल्लेख मिलता है। धातु भस्म निर्माण विधि किसने दी? तो कह रहे हैं संग्रह ने। इसके पहले मैंने बताया नहीं जानते थे भस्म बनाना। चरक और सुश्रुत धातुओं का सूक्ष्म रज या चूर्ण के रूप में ही प्रयोग किया गया। यद्यपि सुश्रुत संहिता में भस्म का प्रयोग तो आया है, लेकिन वो वनस्पतिक भस्म के रूप में अधिक प्रचलित है, मतलब धातुओं की भस्म नहीं है, जो कास्ट औषधियां हैं उनकी भस्म है। तो उसको भस्म में नहीं हम लोग कंसिडर करते, वो तो आप जला लोगे तो वैसी भस्म बन जाती है। नेक्स्ट है मूषा का प्रथम प्रयोग। तो क्रूसिबल होती है, ठीक है, जिसमें द्रव्यों को प्रोसेसिंग कराते हैं, रसशास्त्र के द्रव्यों की। तो इसका भी प्रथम प्रयोग सुश्रुत में ही आया है, सुश्रुत संहिता। लेकिन एक मूषा की वैरायटी है अंध मूषा, वो पहली बार अष्टांग हृदय ने दी। है ना, हृदय के चक्कर में लोग अंधे हो जाते हैं, है ना, कि मेरे दिल को ऐसा लगा तो कर लो गलती। तो अंध मूषा, ना, तो लोग अंधे हो गए हृदय के चक्कर में, तो ऐसे याद कर सकते हैं अष्टांग हृदय मूषा। विषों का चिकित्सा प्रयोग पहली बार संग्रह ने बताया ये भी, कि विषों का चिकित्सा में कैसे यूज करना है। इवन चरक सूत्रबंध जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां देखा होगा कि अगर औषध को अविज्ञात मतलब जाना ना जाए और यूज किया जाए तो विष की तरह काम करती है। इसी तरह जाना हुआ विष सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो वो अमृत के समान हो जाता है ना। तो इस तरह का रेफरेंस भी मिलता है चैप्टर 1 में, चरक में। तो यहाँ पे विषों का चिकित्सा में प्रयोग संग्रह ने किया पहली बार। पारद का अभ्यंतर प्रयोग अष्टांग संग्रह ने। अब देखो जो स्टेटमेंट है ना ऊपर, विषयों का चिकित्सा प्रयोग अष्टांग संग्रह, तो उसको ये मानना है कि अलग से, मतलब ऐसा कि अलग अलग टाइप के जो विष होते हैं उनका प्रयोग बता दिया, मान लो कि वत्सनाप कैसे यूज करना है, इस तरह से। क्योंकि वैसे अगर आप देखने जाओगे तो चरक में भी मिलेगा आपको। ठीक है, चरक में तो लिखा ही है किस उदर रोग में है रोहित, किस उदर रोग में विष का प्रयोग आया है चिकित्सा में। सन्निपातज। ठीक है ना, तो सन्निपातिक उदर रोग या नीचे उदर के अंदर वहां ऐसी बात आई है कि फल को जो है हिसाब से दंश करवाना है, फिर वो फल खिलाना है पेशेंट को, इस तरह की बात आती है वहाँ। ठीक है ना, तो वैसे चरक में भी है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो उस तरह की बात कर रहे हैं कि द्रव्य सिद्ध है, कि विष वाले द्रव्य हैं ये, इनका चिकित्सा में प्रयोग करना है। तो वो संग्रह ने किया है। पारद का अभ्यंतर प्रयोग पहली बार संग्रह पढ़ ही चुके हम लोग। पारद का अंजन यूज किया अष्टांग हृदय ने। है ना, ये हृदय अंजन फिर समझ सकते हो कि दिल आया आज मेरा कि अंजन खरीद लाऊं। है ना, पति खड़ा देख रहा है 800-900 रुपए का अंजन खरीदा जा रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि हृदय ने, हृदय में आया तो अंजन खरीद लिया। है ना, पति सोच रहा है दिन भर में कमाता ही इतना। अंजन का अंतः प्रयोग सुश्रुत, ये सर्जन है, इनको नहीं पता कि अंजन कैसे यूज करना है, कि आंखों में लगाना है उसको। रसांजन।
ठीक है, लेकिन याद करने के लिए बता रहा हूँ कि सुश्रुत को पता नहीं है कि अंजन कैसे यूज करना है, तो वो उसको खा गए, मतलब अंतः प्रयोग। सर्जन है, इनको नहीं पता, देखा कि अच्छा कोई खाने की चीज होगी, खा गए। तो याद करने के लिए सुश्रुत, अंजन का अंतः प्रयोग, अष्टांग हृदय, पारद का अंजन। बाकी जैसा बता रहे हैं कि अंजन में श्रेष्ठ कौन सा है, तो वो आपको ध्यान होगा, सुश्रुत का श्रुतांजन और चरक का सोविरांजन, वो वाली बात बता रहे हैं। क्लियर? आगे देखिए, रस शास्त्र का प्रारंभिक काल। बेटा इस पे भी सवाल आए हुए हैं, इस पोर्शन के ऊपर हर चीज पे सवाल आए हुए हैं, लेकिन मतलब ये भी जरूरी है, तो इसको भी लाइटली नहीं लोगे। तो रस शास्त्र का प्रारंभिक काल 5 से 8वीं शताब्दी के आसपास, तो ये बहुत इनिशियल फेज थी, इसकी तो हम बात ही नहीं करते ज्यादातर। फिर मध्यम काल है 9 से 12 शताब्दी, यहाँ की भी कोई खास बात नहीं होती। जो मेनली हम लोग पढ़ते हैं रस शास्त्र को ना, वो यहाँ से पढ़ते हैं, प्रौढ़ काल और आधुनिक काल। तो प्रौढ़ काल है 13 से 15वीं शताब्दी, और आधुनिक काल 16 से वर्तमान तक। तो याद कैसे रखना है, देखो, 5 से प्रारंभिक, 5 से 5, तो 5 से 8 प्रारंभिक। मध्यम काल 9 से 12, मध्यम 9 से 12। ऐसे याद कर सकते हो कि मध्याह्न का समय 12 बजे का होता है, मतलब तो 12 वाला जो है, तो मतलब 8 के बाद 9 से 12। प्रौढ़ काल, तो अगेन प्रौढ़ तो मतलब पा वाला लेटर है, तो 15 वाला आंसर आएगा इसमें, 13 से 15। बाकी याद रखना आपको, आधुनिक काल है 16 से वर्तमान तक। अभ्रक का उल्लेख प्राचीन संहिताओं में नहीं मिलता। अभ्रक प्राचीन संहिताओं में डायरेक्ट इसका नाम नहीं है, लेकिन कह रहे हैं, न्याय दर्शन ने सर्वप्रथम कांच स्फटिक के साथ अभ्रक का उल्लेख किया है। ठीक है, न्याय दर्शन में, संहिताओं में नहीं है, लेकिन न्याय दर्शन में कह रहे हैं कांच स्फटिक के साथ। एक बुक है उपाय हृदय, तो ये नागार्जुन की है। तो याद रखना, पूछा जाता है कभी कभी कि सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है रसशास्त्र की, तो उपाय हृदय है। ये अलग बात है कि अपने आप में कंट्रोवर्शियल बुक है ना। तो कई लोग इसको ऐसा भी मानते हैं कि किसी ने क्या किया, अपने घर के पीछे गड्ढा खोदा, उसके अंदर एक बुक छिपाई, कवर कर दिया उसको, फिर लोगों के सामने खोद के, अरे ये क्या निकला, कि चलो जगह खोदते हैं, एक पौधा लगाते हैं, फिर खुद ही निकाल के दिखा दिया, अरे ये कुछ चीज निकली है देखो मेरे घर के पीछे। तो ऐसी कहानी भी है उपाय हृदय के बारे में। ठीक है, तो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अगर हाँ ऑप्शन में दी हुई हो तो इसी को लगाना है, रसशास्त्र की प्राचीनतम बुक। यशद, यशद की अगर बात करें तो रसार्णव में कह रहे हैं खरपर सत्व के नाम से इसका उल्लेख आया है। एक बुक है रसार्णव, ठीक है, तो उसमें खरपर सत्व के नाम से इसको लिखा हुआ है, कि खरपर का सत्व जो निकलता है वो यशद निकलता है। सत्व क्या होता है, फिलहाल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, सत्व ये मान लो आप कि कोई चीज आप ले रहे हो, जैसे मान लो कि फिटकरी की हम बात कर लें। चलो फिटकरी में तो आयरन की बात आ जाती है, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कोई और ले लो, जैसे AS2O3 ले लो, चलो गोरी पाषाण। तो उसका जो सत्व निकलेगा ना, तो उसमें जो मेन धातु है, जो चीज आप चाहते हो, तो आर्सेनिक निकलेगा उसमें से। ठीक है ना। तो उस तरह वाली बात है, सत्व उसको बोलते हैं जो मेन चीज है उसके अंदर। तो यशद रसायनव में खरपर सत्व के नाम से आया है, कि भाई खरपर का सत्व निकालोगे तो वो यशद निकलेगा, जिंक। निघंटुओं में मदनपाल निघंटु एक है, तो कह रहे हैं वहां इसका उल्लेख आया है। तो पूछे, ये सवाल आता है कि सर्वप्रथम किस निघंटु में उल्लेख मिलता है यशद का, तो मदनपाल निघंटु के अंदर। रस ग्रंथों में आयुर्वेद प्रकाश, ठीक है, तो रस शास्त्र में पहली बार किस ग्रंथ में उल्लेख है, तो आयुर्वेद प्रकाश के अंदर। माधव उपाध्याय इसके राइटर हैं, आयुर्वेद प्रकाश, तो इसमें मिलता है पहली बार। मेरी बात समझ रहे हो? तो बेटा निघंटुओं में मदनपाल निघंटु। निघंटु क्या होते हैं अगर नहीं जानते, निघंटु होते हैं, द्रव्यगुण में पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें कुछ होते हैं जिनमें सिर्फ द्रव्यों के पर्याय लिखे होते हैं, कुछ के अंदर द्रव्यों के बारे में प्लस उनके गुणधर्म के बारे में लिखा होता है। ठीक है, तो द्रव्य गुण से संबंधित होते हैं निघंटु। तो उनमें कह रहे हैं पहली बार मदनपाल निघंटु में आया। 14th सेंचुरी क्या है वैसे, मन होकर जानने का। सही बोल रहा हूँ मैं रोहित? 14th ही है ना टाइम इनका? क्लियर कर देना, कहीं मैं बोलूँ गलत बोल दूं, क्योंकि रस शास्त्र काफी टाइम से पढ़ा नहीं है, तो हो सकता है कि कहीं मैं मेमोरी से बोलूँ तो गलत बोल दूं। तो सही कर देना जहां लगे गलत है कुछ, ठीक। तो रस ग्रंथों में आयुर्वेद प्रकाश, ठीक है, इसमें पहली बार उल्लेख मिलता है। तो माधव उपाध्याय इसके राइटर हैं। संहिताओं में डायरेक्ट तो कहीं मिलता नहीं है, ठीक है, लेकिन शारंगधर संहिता के टीकाकार हैं आढ़मल। रोहित, इनका टाइम क्या है? 14वीं शताब्दी। ठीक है, तो इनका भी 14th सेंचुरी है, आढ़मल।
तो संहिताओं में शारंगधर के टीकाकार है आडमल। उन्होंने धातुओं के वर्गीकरण में ये शब्द धातु उद्धृत किया, मतलब उन्होंने लिखी है। आपको गाइड में क्वेश्चन मिलेगा, उसमें पूछेगा कि संहिताओं में पहली बार ये शब्द का उल्लेख कहाँ आया है। जिन लोगों ने लगा ली है गाइड, तो उनको शायद पता होगा। बोलो अगर आडमल नहीं दिया हुआ है तो वहां एक आंसर दिया, अगर लगाया आप लोगों ने, अब तो पूरी गाइड लगा चुके होगा। नहीं मिला? ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ, सुन लोगे कि वहां क्वेश्चन किस तरह दिया हुआ है ना। वहां आडमल नहीं दिया आंसर, वहां ऐसा दिया हुआ है कि शारंगधर संहिता में मिलता है, लेकिन शारंगधर में है नहीं, गलत है वो। शारंगधर की टीकाकार है आडमल, उन्होंने लिखा है। ठीक है, लेकिन आपकी गाइड्स के अंदर गलत क्वेश्चन है, वहां शारंगधर आंसर लगवा रखा है, आडमल ऑप्शन में नहीं है, तो वो रियल में गलत है वैसे। ठीक है, आगे चलता है। नागार्जुन 5वीं सदी के हैं, सुश्रुत संहिता के प्रति संस्कर्ता भी हैं, आप पढ़ोगे आगे चल के, सुश्रुत के प्रति संस्कर्ता भी हैं। इन्होंने भी संभवतया रस शास्त्र पर कुछ तो लिखा है, कह रहे हैं। ठीक है, इनकी कुछ बुक्स के नाम है, कुब्जिका तंत्र, 5वीं सदी का मानते हैं इसको भी, नेपाल नरेश को, नेपाल के राजा को इसकी पांडुलिपि मिली। पांडुलिपि मतलब हैंड रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है ना, पहली बार जब कोई लिखता है, नोट्स बनाता लिखता है, तो वो चीज, तो वो मिली उनको। इसमें पारद के संस्कार बताए गए हैं, पारद के 18 संस्कार मेनली आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, वो बताए गए हैं। ताम्र का रस भेद, मतलब ताम्र को किस तरह भस्म बनानी है, वो सब चीजें, तो वो सब लिखा हुआ है इसके अंदर। कुब्जी का तंत्र, आपको कुछ नहीं याद रखना, इतना याद रखो कि नागार्जुन की ही रचना है कुब्जी का तंत्र, इतना ही काफी है। इसके अलावा एक बुक है रसेंद्र मंगल, रसेंद्र मंगल, तो ये भी नागार्जुन की है। ये कौन सा नागार्जुन है? 8वीं सदी वाले नागार्जुन है। तो नागार्जुन नाम के भी बहुत व्यक्ति हुए, तो 8वीं सदी के नागार्जुन है। इनके गुरुजी का नाम था सरहपा, सरहपा। ठीक है, सरहपा के शिष्य हैं, 8वीं सदी के हैं। इन्हीं वाले नागार्जुन को, जो 8वीं सदी वाले हैं, फादर ऑफ हिंदू केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है रसेंद्र मंगल रस शास्त्र का, अगर देखो तो। लेकिन मैंने आपसे क्या बताया कि इन्हीं की रचना मानते हैं, वो पीछे जो पढ़कर आए हो आप, कौन सा? उपाय हृदय। उपाय। ठीक है ना, तो वो भी इन्हीं की रचना मानते हैं। अगर दी हो ऑप्शन के अंदर वो, तो उसको लगाना है, उसको इससे भी पुराना मानता है। तो 8वीं सदी के हैं, प्राचीनतम ग्रंथ है ये, फादर ऑफ हिंदू केमिस्ट्री कहते हैं इनको। कुछ और ग्रंथ इनके लिखे हुए हैं, कक्षपुट तंत्र, रस रत्नाकर, लोह शास्त्र, आश्चर्य योगमाला और काक चंडीश्वर। इनको याद करने के लिए हम ऐसे याद रखते हैं कि कक्षा में काक लोहे का रस पी रहा होगा, मतलब आयरन में से रस निकाल के पी रहा होगा, तो लोगों को देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा था, यार ये क्या हो रहा है ना, कि काक जो है लोहे का भी रस निकाल के पी सकता है। तो काक चंडेश्वर, लोह शास्त्र, रस रत्नाकर, कक्षा में यानी कक्षपुट, और आश्चर्य हो रहा है सबको, तो आश्चर्य योगमाला। यही लिखा है कि काक चंडेश्वर तो इनकी रचना है। और एक है चंडमाल, वो कह रहे हैं शारंगधर की रचना है। चंडमाल शारंगधर की रचना है, जरूरी नहीं है वो बुक। ठीक है, लेकिन ये बुक जरूरी है, नागार्जुन की। इन पे सवाल आते हैं। अब बेटा यहाँ जो पूरा आप पढ़ने वाले हो ना, ये बुक्स के नेम है, कब लिखी गई हैं, कौन राइटर है उनके, ये सारा कुछ मैटर है। ठीक, तो थोड़ा सा मैं भी थक रहा हूँ आज, तो मैं ज्यादा नहीं मेहनत करना चाह रहा, इसके लिए मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ एक, इतिहास का, रस शास्त्र का इतिहास, ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि रटना है आपको बैठ के। ठीक है, तो मैं लेक्चर तो यहीं पे रखूंगा आज का। आपके सवाल ववाल हो तो वो ले लेता हूँ, क्योंकि थक रहा हूँ, मेरा मन नहीं हो रहा ज्यादा इसमें मेहनत करने का भी।